करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार वाला पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? जादू फिरी। और पहला सफल उपन्यासकार कौन थे? मोहन चोपड़ा। और पहले उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री थे। फिर हर एक इंसान के बारे में हमने कुछ पढ़े थे, जैसे जय नारायण कौशिक की माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन किसकी थी? जय नारायण कौशिक की, ठीक है। और हेमराज निर्गम की कौन सी थी बेटा? टूटते बंधन, प्रतीक्षा, मुझे भूल जाना, ठीक है। सीप के मोती, पत्थर की तलाश, ठीक है। लाल बहादुर, ये सारी किसकी रचना होती थी? हेमराज निर्गम की। तरासे हुए पत्थर, ये सारी हेमराज। मोहन चोपड़ा की कौन सी थी? मोहन चोपड़ा टूटा हुआ आदमी किसकी थी? हाँ, सुबह से पहले, नीड के आगे, ठीक है। और ये नई लोग, ये किसकी रचना होती थी? मोहन चोपड़ा की रचना होती थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था अमृतलाल मदान की कौन सी होती थी? लाल धूप होती थी। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना कौन सी होती थी? लाल पसीना होती थी, ठीक है। आज हम है ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम वैसे तो 2 टॉपिक पढ़ेंगे छोटे छोटे। पहला टॉपिक डाल लो हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं, ठीक है। जैसे वो पूछेगा घेवर कहाँ की फेमस है, अचार कहाँ का फेमस है, पचरंगा अचार कहाँ का फेमस है, सूखी सब्जियां कहाँ की फेमस है, लौकी कहाँ के फेमस है, समोसे कहाँ के फेमस है, ठीक है। तो लिख लो हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं। हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं की कौन सी वस्तु हरियाणा में कहाँ की फेमस है रहेगी, ठीक है। जैसे सबसे पेपर में आता है सूखी सब्जियां। हाँ, सूखी सब्जियां, ये हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी? पानीपत की फेमस रहेगी। लिख लो हरियाणा में सूखी सब्जियां कहाँ की फेमस रहेगी? पानीपत की फेमस रहेगी। हरियाणा में सूखी सब्जियां कहाँ की फेमस रहेगी बेटा? पानीपत की फेमस रहेगी। याद करना मुश्किल नहीं है। जो सूखी सब्जियों में पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जो सूखी सब्जियां, नाम में ही सूखा है। और सूखा एरिया किसको बोला जाता है? जहां पानी की मात्रा में क्या हो? कमी हो, उसे कौन सा है? ड्राई एरिया बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान को हम सूखाग्रस्त बोलते हैं क्योंकि वहां पानी की मात्रा में क्या है? कमी है। तो सूखी सब्जियों में किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है। तो सूखी सब्जियां कहाँ की फेमस हो जाएगी? पानीपत की फेमस हो जाएगी। एक बार आया था लौकी, यमुनानगर। लौकी, लौकी कहाँ का फेमस रहेगा? यमुना नगर का फेमस रहेगा। लिख लो लौकी कहाँ का फेमस रहेगा बेटा? यमुना नगर का फेमस रहेगा। लौकी कहाँ का फेमस रहेगा? यमुना नगर का क्या फेमस रहेगा? लौकी या घिया आए ना, वो कहाँ का फेमस रहेगा? यमुना नगर का फेमस रहेगा। लौकी या घिया बेटा कहाँ का फेमस रहेगा? यमुना नगर का फेमस रहेगा, ठीक है। लौकी या घिया का। कद्दू कहाँ पर ज्यादा होते थे? पलवल में ज्यादा होते थे। कद्दू कहाँ पर ज्यादा होते थे बेटा? पलवल में कद्दू ज्यादा होते थे। और ये लौकी या घिया कहाँ का फेमस रहेगा हरियाणा में? यमुना नगर का फेमस रहेगा, ठीक है। लौकी या घिया, ठीक है। जैसे ये हो गया बेटा लौकी, ठीक है। ये आप ऐसे, या घिया, ठीक है। जैसे घिया हो गया और दोनों लौकी, ये दोनों कहाँ के फेमस रहेंगे? यमुना नगर के फेमस रहेंगे। तो लौकी की सब्जी या घिया की सब्जी बनाते हैं तो पानी की, उसमें पानी डालते हैं ना, तो हम किस नदी का पानी डालेंगे? यमुना नदी का, क्योंकि यमुना नदी में पानी ज्यादा होता है। हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख रिवर कौन सी रहेगी बेटा?
यमुना नदी रहेगी। ठीक है, वैसे तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, ये पेपर में आता है और आएगा भी, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। 10 से 12 एग्जामों में आ गया, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। हरियाणा और यूपी की 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ताजेवाला यमुनानगर से प्रवेश करती है। ताजेवाला बैराज 1873 में बना। 1879 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी, जो करनाल फरीदाबाद में सिंचाई करते का काम करती है। और यमुना नदी पर ना एक तो ताजेवाला बैराज है, एक अथनी कुंड बैराज है। अथनी कुंड बैराज 1996 में बना, शुरू हुआ 1999 में, पूरा हुआ कितने करोड़ की लागत है? 168 करोड़ की लागत। यमुना नदी ये क्या है? पौराणिक महत्व है इसका। इसे शनि जी महाराज की बहन छाया पुत्री, यमराज की बहन और सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है। लौकी घिया कहाँ का फेमस हो गया? यमुनानगर का फेमस हो गया। ठीक है, लिख लो। समोसा अंबाला का फेमस रहेगा। लिख लो, समोसा कहाँ का फेमस रहेगा बेटा? अंबाला का फेमस रहेगा। लिख लो, समोसा कहाँ का फेमस रहेगा? अंबाला का फेमस रहेगा। समोसा कहाँ का फेमस रहेगा? तो समोसा बेटा कहाँ का फेमस रहेगा? अंबाला का क्या फेमस रहेगा? समोसा फेमस रहेगा। याद करना 1% भी मुश्किल नहीं है। समोसा में हमें मोसा नजर आ रहा है? जब हमारे घर मौसा जी आते थे तो क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। आम। ये अंबाला में किसका मंदिर है? माता अंबा देवी जी का मंदिर रहेगा। और अंबाला को अंबा राजपूत ने बसाया। और अंबाला में क्या ज्यादा होते हैं? आम ज्यादा होते हैं। याद क्या करोगे? जब मौसा जी घर आते थे हमारे लिए क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। चाहे लेकर ना आते हो, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है। मौसा जी घर क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। ठीक है, और सबसे मतलब बचपन में क्या होते थे, जब भी हमारे घर मेहमान आते थे ना, ठीक है, हमारे मामा जी हो गए, नाना जी हो गए, मौसा जी हो गए, ठीक है, दूर के मतलब कोई भी मेहमान आते थे, फूफा जी आते, वो जाते टाइम हमें ना उनके जाने की खुशी ज्यादा होती थी, क्योंकि वो 100 रुपए देकर जाते थे। हम वेट करते थे कब वो क्षण आएगा। ठीक है, और उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, वो 100 रुपए देते थे ना, मम्मी कहती थी ये छोटा है, क्या करेगा इतने रुपए का, ठीक है, इसको कम दे दो। ठीक है, बड़ा दुख होता था। ठीक है, और फिर भी मौसा जी अगर 100 दे देते ना, तो मम्मी GST 90% काट कर 10 रुपए दे दिया करती थी। बोला तू क्या करेगा इतने का, गुम खो देगा, इतने की चीज ले आ। फिर बड़ा दुख होता था, उस दिन सब कुछ लुट जाता था, बर्बाद हो जाता था। ठीक है, तो मौसा जी घर क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? आम लेकर आते थे। तो समोसा कहाँ का फेमस हो जाएगा? अंबाला का फेमस हो जाएगा। लौकी कहाँ की फेमस हो जाएगी? यमुनानगर। सूखी सब्जियां पानी। एक आचार है, एक पचरंगा अचार, दोनों पानीपत के फेमस है। लिख लो, पचरंगा अचार आ चुका है, ये डबल अंडरलाइन कर लेना। अचार भी आए तो पानीपत का। लिख लो, पचरंगा अचार और आचार दोनों कहाँ के फेमस रहेंगे? पानीपत के फेमस रहेंगे। लिख लो, आचार और पचरंगा अचार। लिख लो, आचार और पचरंगा अचार दोनों बेटा कहाँ के फेमस हो जाएंगे? पानीपत के। अचार भी पानीपत का फेमस हो जाएगा। पचरंगा अचार भी कहाँ का फेमस हो जाएगा? पानीपत का। देखो, पै से पचरंगा और पै से पानीपत, ये तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अचार में मतलब मिर्च का भी अचार होता है ना। ठीक है, जैसे हरी मिर्च ज्यादा कहाँ पर होती थी? पानीपत में ज्यादा होती थी। आपको करवाया था, हरी मिर्च ज्यादा कहाँ पर होती थी? पानीपत। भिंडी भी ज्यादा कहाँ पर होती थी? पानीपत में ज्यादा होती थी। ठीक है, तो अगर याद कैसे करोगे? अचार में अगर हम नमकीन ज्यादा होता है, मिर्च आ गई तो मिर्च से मुंह जल गया तो हमें क्या पीना पड़ेगा? पानी। पै से पचरंगा और पै से पानीपत। तो आचार और पचरंगा अचार दोनों कहाँ के फेमस हो जाएंगे? पानीपत के फेमस हो जाएंगे। कहाँ के फेमस हो जाएंगे बेटा?
पानीपत के फेमस हो जाएंगे। घेवर जींद का, घेवर कहाँ का फेमस हो जाएगा? जींद का फेमस हो जाएगा। घेवर कहाँ का फेमस हो जाएगा बेटा? जींद का फेमस हो जाएगा। घेवर कहाँ का फेमस हो जाएगा? जींद की कौन सी वस्तु फेमस हो जाएगी? घेवर फेमस हो जाएगा। कहाँ का फेमस रहेगा घेवर? जींद का फेमस हो जाएगा। जींद की कौन सी वस्तु फेमस होगी बेटा? घेवर। ठीक है, याद कैसे करोगे? आजकल आपको जिंदा रहना है ना, तो अपने दुश्मनों को आपको घेरना होगा। घेवर, घेरना। अगर आपको जिंदा रहना है ना, तो दुश्मनों से घिरना नहीं होगा, दुश्मन को घेरना होगा। ठीक है, अब इस टाइम आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो बेरोजगारी है। ठीक है, अगर इसको आप घेरने में कामयाब हो पाए ना, तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। मैं कहता हूं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी बच्चे को करनी चाहिए। अभी जैसे आरपीएफ का एग्जाम होगा, ठीक है, आरपीएफ के सिलेबस में 50 नंबर की इंडिया जीके है, 25 का मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है, ज्यादा सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ये इस सेम तैयारी से ना आप आरपीएफ के लिए भी जा सकते हो। आधा से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में। तो कहने का मतलब है बेटा, आप है ना जो कुछ पैसे है ना इस टाइम आप इन पर खर्च कर दोगे ना फॉर्म भरने में, साल में मैं गारंटी देता हूं एक ऐसा एग्जाम आएगा जो आपका सारा का सारा पढ़ा हुआ होगा और आपकी जॉब लग जाएगी। इस टाइम जितनी आप तैयारी करते हो ना, उतने आपको ना ये जॉब नोटिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी जॉब निकलती है। अभी आपके आसपास है ना कोई भी आपका छोटा भाई हो जिसने रिसेंट में 10th की है या पीछे उसने 10th की है और जिसके 100% मार्क्स है, क्योंकि 10th में 100% मार्क्स आ जाते हैं, तो एक पोस्ट निकली हुई है डाकिये की। ठीक है, हाँ, और इसमें ना डायरेक्ट क्या है, मेरिट बेस पर क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी, कोई पेपर नहीं देना और 18-19 हजार उसकी सैलरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपने आसपास इन जॉब का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद है ना कोई भी जॉब निकलेगी छोटी सी छोटी, उसका ना नोटिफिकेशन मैं डाल दिया करूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जॉब की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब 1 मिनट 2 मिनट का काम रहेगा। ठीक है, तो ये डेली मैं डाल दिया करूंगा, आपको पता चल पाएगा कि हमें कौन से फॉर्म है भरने चाहिए, कौन सी हमें एज कैटेगरी से आते हैं, क्या इसका सिलेबस है रहेगा। ज्यादा नहीं तो यूट्यूब पे नहीं डाला तो इंस्टा पेज पर डाल दूंगा, 1-1.5 मिनट की वीडियो होगी, तो आप चेक कर लिया करो कि कौन सी जॉब नोटिफिकेशन अभी अपने को कौन से फॉर्म में डालने होंगे। ठीक है, तो जितना आप तैयारी करते हो ना, इस एक तैयारी से आप कई हरियाणा जीके को हटा दो तो एसएससी की तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, एक हरियाणा जीके एड ऑन कर दी तो हरियाणा के सभी एग्जाम की तैयारी हो गई। तो थोड़ा सा आपको टच में रहना है हर एग्जाम के। ठीक है, तो घेवर कहाँ का फेमस है? जींद का फेमस है। घेवर कहाँ का फेमस है? जींद का फेमस है रहेगा। ठीक है, पेड़ा आंसी का लिख लो, पेड़ा कहाँ का फेमस रहेगा? आंसी का फेमस है रहेगा, लिख लो। पेड़ा कहाँ का फेमस रहेगा? आंसी का फेमस है रहेगा, लिख लो। पेड़ा कहाँ का फेमस रहेगा बेटा? आंसी का। घेवर कहाँ का फेमस था? जींद का। समोसा कहाँ का फेमस था? अम्बाला का। लौकी कहाँ की फेमस थी? यमुना। पचरंगा अचार, पानी। सूखी सब्जियां पानीपत की फेमस है थी। ठीक है, अचार कहाँ का फेमस था? पानीपत का फेमस था। ठीक है, और यहाँ पढ़ रहे हैं पेड़ा। ठीक है, घर पे जब पापा आते थे ना, और पापा जब पेड़ा लेकर आते थे तो हमारे चेहरे पर क्या आ जाती थी? हंसी आ जाती थी। घर पे पापा जब पेड़ा लेकर आते थे ना, तो हमारे चेहरे पर क्या आ जाती थी बेटा? हंसी आ जाती थी। बचपन में ज्यादा कुछ शौक नहीं रखते थे, छोटी छोटी चीजों का हमें क्या होता था? शौक होता था। आज की जनरेशन को आप पेड़े ले जाओ, कोई हंसी नहीं आएगी उनके चेहरे पर, क्योंकि वो है ना इतने रईस है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनकी ना डिमांड आज क्या हो रही है? पूरी हो रही है। और हमारा टाइम था जो एक अभाव का टाइम था, जिसमें हमने पैसे का क्या देखा था? अभाव देखा हुआ था। ठीक है, तो अब वाले आप है ना, हमें तो मेले में 10 रुपए दे दिए जाते थे ना, तो भी बहुत खुशी होती थी। आज वालों को 500 दे दो, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि पैसे की उनको वैल्यू
नहीं होती है। हमें 10 देते थे, उसमें भी 1-2 रुपया बचा कर रखते थे, बोला स्कूल जाएंगे तब चीज खाएंगे इसकी, ठीक है। 10 रुपए में भी 1-2 रुपए बचा कर रखा करते थे। आज वालों को 1000 रुपए दे दो, 1 रुपया भी वापस ले आए तो मुझे कह देना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हर टाइम की एक अलग है महत्व होता है, जो आपकी इससे इस जनरेशन से एक जनरेशन आगे आएगी ना, तो उसको संस्कारों की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। जो आपकी आने वाली जनरेशन है ना बेटा, उसमें आपने हाँ भर दी ना कि बेटा तू ये काम कर रहा है, सही कर रहा है, फिर वो आपको अपनी शादी में बुलाएगा। अदरवाइज है ना, आप इंस्टा पर पोस्ट देखोगे कि वी आर टुगेदर, हमने शादी कर ली है, ठीक है। इंस्टा पर ही लाइक कर देना, बोला मेरे बेटे ने आज शादी कर ली है, ठीक है। क्योंकि अगर आने वाली जनरेशन पर आप प्रेशर तो बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ आप उसे अपने हिसाब से डालने की कोशिश करो। उसे देखो, आप जिस इंसान को छूट दे देते हो ना, ठीक है, कि बेटा ये काम आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ये करना, ठीक है, फिर वो आपकी बात मानने लगेगा। बिल्कुल किसी को आज के टाइम में आप दबा कर नहीं रख सकते, ठीक है। ये सच्चाई है बेटा। जितना एक्सेस में ना आप बच्चे को आने वाले टाइम में छूट देनी होगी, आपको हर हाल में देनी होगी। अगर छूट भी इस तरीके से देनी होगी कि उसको पता होना चाहिए कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत है। आने वाले टाइम में मम्मी पापा को कहना होगा बेटा शादी तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बराबर का देख लेना, ठीक है। ज्यादा वो पहले से ही आपको बोल देंगे, हिंट दे देंगे आपको, और ये जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज है ना, लोग उनको बुलाएंगे नहीं, उनकी इज्जत भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो संस्कार की बहुत बड़ी परवरिश होती है ना बच्चे की बचपन में, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हम परवरिश के नाम पर जब वो 3 साल का होता है उसे स्कूल में भेज देते हैं, वहां पर उसकी मैडम परवरिश करती है, ठीक है। और फिर वो भैया मैडम का ही शौकीन रहेगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे शादी होते ही ना वो है ना मैडम के साथ दिल्ली चला गया। अरे मैडम की आदत उसको किसने डाली थी? जब 3 साल का हुआ हमसे वो संभला नहीं, हमने उसको स्कूल वाली मैडम के हवाले कर दिया। अब तो भैया वो उन्हीं के इशारों पर चलेगा, जो वो कहेगी वो बात मानेगा, ठीक है। आजकल के जनरेशन है ना, जो आपके आसपास भतीजा है या भतीजी है या ताऊ का लड़का है, वो देखना, वो घर पे आके कहेगा मेरी मेम ने मेरे को ये कहा था, मैं ये करूंगा। मम्मी कहेगी ना ये करना, बोला ये नहीं करूंगा, मेरी मेम ने बोला है मेरे को, ठीक है। देख लो भैया, आज इंसारा समझ आओ, मेम ने बोला है और उसको बाद में मेम ही बोलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस चीज पर गौर करना। हम बच्चे से उसका बचपन छीन रहे हैं, बच्चा हमसे हमारा बुढ़ापा छीनेगा, इतना ध्यान रखना। पेड़ा कहाँ का फेमस है? आंसी का पेड़ा फेमस है। घेवर कहाँ की फेमस थी? जींद की फेमस थी, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। घेवर जींद का, पेड़ा कहाँ का रहेगा? आंसी, ठीक है। एक लिख लो बेटा परांठे। अब परांठे कहाँ के फेमस रहेंगे? मुरथल, सोनी पत के क्या फेमस रहेंगे? परांठे। एक शराब, हाँ ये भी बेटा मुरथल सोनीपत की, और एक जगाधरी यमुना नगर की। लिख लो बेटा, परांठे और शराब दोनों मुरथल सोनीपत के फेमस है। परांठे भी मुरथल सोनीपत के और शराब भी कहाँ की फेमस है? मुरथल सोनीपत की। लिख लो, परांठे भी कहाँ के फेमस रहेंगे? मुरथल सोनीपत के रहेंगे। शराब भी कहाँ की फेमस रहेगी बेटा? मुरथल सोनीपत की। परांठे भी यहाँ के फेमस रहेंगे, शराब भी यहाँ की क्या रहेगी? फेमस रहेगी। परांठे भी यहाँ के फेमस रहेंगे और शराब भी यहाँ की क्या रहेगी? फेमस रहेगी। कौन सा एरिया है? मुरथल सोनीपत है। परांठे भी यहाँ के फेमस रहेंगे, शराब भी यहाँ की क्या रहेगी? फेमस रहेगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। आप अगर घर पर ना, अब देखो शराब पीकर आ गए ना, तो सोनी है ना आपको क्या नहीं खिलाएगी? सोनी मैडम का नाम है, वो क्या नहीं खिलाएगी? परांठे नहीं खिलाएगी, फिर खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर घर पर आप डेली शराब पीकर आने लग गए ना, तो सोनी आपको क्या नहीं खिलाएगी? परांठे नहीं खिलाएगी, ठीक है। और शराब कहाँ पर पी जाती है बेटा? थल पर। परांठे भी कहाँ पर खाए जाते हैं? थल पर। तो मुरथल सोनीपत। यहाँ की कौन कौन सी चीजें फेमस हो गई है? परांठे भी मुरथल सोनीपत के फेमस हो गए हैं, और
ये शराब भी कहाँ की फेमस है? मुरथल सोनीपत। जगाधरी तो बेटा शराब का भी नाम है, तो इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। शराब कहाँ की फेमस रहेगी? जगाधरी। यमुनानगर की शराब क्या रहेगी? फेमस रहेगी। और यमुनानगर में आपको मैंने बताया था यहाँ पर रेलवे की एक वर्कशॉप भी रहेगी। जगाधरी में रेलवे की क्या रहेगी? वर्कशॉप रहेगी। वेरी गुड, ठीक है। अब आता है बेटा गज्जक। गज्जक रोहतक। गज्जक कहाँ की फेमस रहेगी? रोहतक की फेमस रहेगी। लिख लो गज्जक हरियाणा में। गज्जक कहाँ की फेमस रहेगी? लिख लो हरियाणा में। गज्जक कहाँ की फेमस रहेगी? रोहतक की फेमस रहेगी हरियाणा में। गज्जक कहाँ की फेमस रहेगी? रोहतक की। मैंने बताया था पापा जब घर पे पेड़ा लाते थे तो हमें क्या, हमारे चेहरे पर क्या आ जाती थी? हंसी आ जाती थी, हंसी। और पापा घर में जब गज्जक नहीं लाते थे तो हमें क्या आ जाता था? रोना आ जाता था। पापा बचपन में हमने गज्जक मंगाई थी, गज्जक नहीं लाते थे तो हमें क्या आता था? रोना आता था। तो गज्जक कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की फेमस हो जाएगी। गज्जक कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की। पेड़ा कहाँ का फेमस हो जाएगा? आंसी का। एक रेवड़ी, ये भी रोहतक की। रेवड़ी कहाँ की फेमस हो जाएगी बेटा? रोहतक की फेमस हो जाएगी। लिख लो रेवड़ी कहाँ की फेमस हो जाएगी? तो रेवड़ी कहाँ की फेमस हो जाएगी? रेवड़ी भी कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की फेमस हो जाएगी। रेवड़ी भी कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की क्या फेमस हो जाएगी? रेवड़ी फेमस हो जाएगी। ठीक है, रेवड़ी कहाँ की फेमस हो जाएगी बेटा? रोहतक। गज्जक कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की फेमस हो जाएगी। ठीक है, अब रेवड़ी आते ही ना हम फीलिंग लेंगे रेवाड़ी वाली। कौन सी लेंगे? बोला रे से, जैसे पै से पचरंगा अचार, पै से पानीपत। बोला रे से रेवड़ी, ठीक है, और रे से रेवाड़ी। ठीक है, रोहतक भी होता है और ज्यादा क्लोज हम मानते हैं रेवाड़ी को। तो रेवड़ी कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की क्या फेमस हो जाएगी बेटा? रेवड़ी। रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस हो जाएगी? रोहतक की फेमस हो जाएगी। ठीक है, घर में पापा है ना, रेवड़ी और गज्जक नहीं लाते थे तो हमें रोने लग जाते थे। पापा रेवड़ी और गज्जक के साथ पेड़ा लाते थे तो हमें हंसने लग जाते थे। याद हो जाएगा ना, रेवड़ी गज्जक नहीं लाते थे तो हम रोने लग जाते थे। रेवड़ी गज्जक के साथ पापा क्या लाते थे? पेड़ा लाते थे तो हमें हंसने लग जाते थे। ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे है ना चीजें एचएसएससी ने विगत एग्जामों में पूछे हुए हैं। जैसे गज्जक वाला भी आ गया, रेवड़ी वाला भी आ गया, पचरंगा अचार वाला भी आ गया। लौकी कहाँ की फेमस थी? एक मशरूम सोनीपत की बेटा। मशरूम, ये एक खूबड़ू गांव है, ये कहाँ का रहेगा? सोनीपत का रहेगा। मशरूम कहाँ की पसंद रहेगी, फेमस रहेगी? खूबड़ू गांव सोनीपत की क्या फेमस हो जाएगी बेटा? मशरूम फेमस हो जाएगी। खूबड़ू गांव सोनीपत की क्या फेमस हो जाएगी बेटा? मशरूम फेमस हो जाएगी। खूबड़ू गांव सोनीपत की क्या फेमस हो जाएगी बेटा? मशरूम फेमस है हो जाएगी। ठीक है, मशरूम कहाँ की फेमस हो जाएगी? खूबड़ू गांव सोनीपत की। एक बार आया था हवाई चंपल। वेरी गुड, महेंद्रगढ़ की हवाई चंपल कहाँ की फेमस होगी? महेंद्रगढ़ की फेमस होगी। हवाई चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी बेटा? महेंद्रगढ़ की फेमस हो जाएगी। कौन सी चंपल महेंद्रगढ़ की फेमस होगी? हवाई चंपल। लिख लो हवाई चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी बेटा? महेंद्रगढ़ की। कौन सी चीज फेमस हो जाएगी? हवाई चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? महेंद्रगढ़ की हवाई चंपल क्या हो जाएगी? फेमस है हो जाएगी। लिबर्टी करनाल की। लिख लो लिबर्टी चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? करनाल की। लिख लो हवाई चंपल कहाँ की? महेंद्रगढ़ की। लिबर्टी करनाल। और बाटा की चंपल फरीदाबाद की। बाटा की चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? फरीदाबाद की फेमस हो जाएगी। लिख लो हवाई चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? महेंद्रगढ़ की। लिबर्टी चंपल कहाँ की फेमस रहेगी? करनाल की। और बाटा चप्पल कहाँ की फेमस रहेगी? फरीदाबाद की फेमस है रहेगी। ठीक है,
चप्पल के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, देखी भी है क्या? ठीक है, बचपन में ना जैसे कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है A5 रिफ्रेश के लिए, ठीक है, होता है कि नहीं होता? जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना हम क्या करते हैं, F5 क्या किसके लिए यूज करते हैं? रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। तो हमारी मम्मी बचपन में रिफ्रेश के लिए हमें क्या यूज करती थी? चंपल का यूज किया करती थी। संडे वाला दिन बड़ा क्रिटिकल दिन होता था हमारी जिंदगी में, ठीक है। उस दिन है ना, मतलब मम्मी है ना, पूछो मत, एक वो है ना, मतलब सारा जितना भी शरीर का मेल है ना वो सब खत्म कर देती थी, ठीक है। एक वो रखती थी, वो ईंट का बना होता था, ठीक है, और उस दिन तो पूछो ही मत है, ठीक है। और अगर हम है ना मतलब रोने लगते थे फिर चप्पल से हमें रिफ्रेश भी किया करती थी। बचपन बड़ा ये अजीब हुआ करता था, बड़ा मतलब आज बचपन को हम बड़ा मिस भी करते हैं, ठीक है। हमारे टाइम का बचपन बहुत अजीबो गरीब हुआ करता था। आजकल का बचपन है ना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। बच्चे की इतनी केयर की जाती है, आप पूछो ही मत, ठीक है। क्योंकि पुराने टाइम में एक क्रिकेट टीम होती थी, किस किस की कदर करें, ठीक है। आज के टाइम में तो एक बच्चा होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएंगे, तो उन पर मम्मी पापा का फोकस क्या रहेगा? अलग से रहेगा, ठीक है। उनकी सोने का भी ध्यान रखा जाता है, कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सा उनके पैरों के ऑयल लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। हम मिट्टी में ही घुमा करते थे, ठीक है, कोई कदर नहीं होती थी। संडे वाले दिन स्पेशल सर्विस हुआ करती थी हमारी तो, ठीक है। 6 दिन खेलने के होते थे, 1 दिन सफाई के होते थे। तो हवाई चंपल कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की। लिबर्टी कहाँ की रहेगी? करनाल। बाटा कहाँ का रहेगा? फरीदाबाद। अब बच्चे की जितनी केयर करोगे ना बच्चा उतना ही ज्यादा बीमार होगा, ठीक है। अब कभी भी झुंगी झोंपड़ी में देख लेना, इतनी गर्मी में ये नंगे पैर घूमते हैं, और हमारे वाले को तो बाहर निकाल के दिखा दो आप, ठीक है, बीमार हो जाएगा। क्योंकि हमने उसको ना परिपक्व होने ही नहीं दिया है, ठीक है। हमने कहा है कि इसको गर्मी लग जाएगी, एसी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। यहाँ क्या एसी चलती है, ठीक है। कितनी भी ठंड होगी ना, ये दिसंबर जनवरी के महीने में ना नंगे पैर घूमेंगे, कोई बीमार नहीं है। अपने वाला 4-4 ब्लैंकेट में ना बीमार ही रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि हमने उसको बाहर जाने की आजादी दी नहीं। बच्चा जितना ज्यादा बेटा नेचर के करीब होगा ना, अब इनके एक बच्चे के झुंगी झोंपड़ी वाले के चश्मा दिखा दो, ठीक है, अपने वालों के 50% चश्मा लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये है ना रेत में घूमते हैं, और हम रेत बच्चे के लगने ही नहीं देते, ठीक है। बच्चे को ना रेत में घूमना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। हमने उसका ना अपने हिसाब से बच्चे को जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो लिबर्टी, ठीक है, तो जिसको आप लिबर्टी दोगे ना वो आपके क्या रहेगा? नाल रहेगा। जिसको आप आजादी दोगे ना वो आपके क्या रहेगा बेटा? नाल रहेगा। और जिसकी आपने आजादी छीनी वो आपको छोड़कर चला जाएगा। कोई भी रिश्ता लगा लो आप, कोई भी जीवन में ऐसा रिश्ता लगा लो जिसको आपने लिबर्टी नहीं दी ना, वो एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। हर कोई इंसान है ना स्वतंत्र रहना चाहता है। यहाँ पर आप उसको अपने इमोशन उस पर थोप नहीं सकते हो कि आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। वो 6 महीने तो आपके हिसाब से चलेगा और बाद में आपको छोड़कर चला जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि मैं जब खुद स्वतंत्र रहना चाहता हूं तो उसको मैं स्वतंत्रता उसकी छीने क्यों रहा हूं, ठीक है। हर किसी को ना स्वतंत्रता देनी चाहिए बेटा जीवन में, तभी वो आपके क्या रहेगा? नाल रहेगा। बाटा कहाँ का फेमस रहेगा? बाटा की चप्पल कहाँ की फेमस रहेगी? फरीदाबाद की। लिबर्टी कहाँ की रहेगी? हवाई चंपल महेंद्रगढ़। 1 लाख की चूड़ियां आई थी, 1 लाख की चूड़ियां, ये भी महेंद्रगढ़ की फेमस रहेगी, लिख लो। 1 लाख की चूड़ियां भी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी? लिख लो। 1 लाख की चूड़ियां भी हरियाणा में, लिख लो। 1 लाख की चूड़ियां भी हरियाणा में, ये आ चुका है बेटा। 1 लाख की चूड़ियां भी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की। कौन सी चूड़ियां बेटा? 1 लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की। कौन सी चूड़ियां रहेगी? 1 लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की फेमस रहेगी। ये बहुत बार आ गया तो इसको डबल अंडरलाइन कर लो। 1 लाख की चूड़ियां, 1 लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की फेमस। एक जलेबियां, ये तो पता ही है, गोहाना सोनीपत की जलेबियां, ये कहाँ की फेमस रहेगी? गोहाना सोनीपत की क्या फेमस रहेगी?
जलेबियां फेमस रहेगी। जलेबी कहाँ की फेमस रहेगी बेटा? गोहाना सोनीपत की जलेबी फेमस रहेगी। गोहाना सोनीपत की क्या फेमस रहेगी? जलेबी फेमस है रहेगी। ठीक है, सोनीपत की 3 चीजें और पढ़ी थी हमने, परांठा, शराब, एक और पढ़ी थी मशरूम। मशरूम कहाँ की फेमस रहेगी? खुबड़ू गांव सोनीपत की रहेगी। जलेबियां कहाँ की फेमस रहेगी? गोहाना सोनीपत की। ठीक है, तो जलेबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जलेबी कहाँ की फेमस रहेगी? गोहाना सोनीपत की फेमस है रहेगी। शराब कहाँ की फेमस थी? मुरथल सोनीपत की शराब फेमस थी। ठीक है, मशरूम कहाँ की फेमस थी? मशरूम खुबड़ू गांव सोनीपत की फेमस थी। और परांठे कहाँ के फेमस थे? ये मुरथल गांव सोनीपत के क्या फेमस थे बेटा? परांठे फेमस थे। याद करना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कहा था आप शराब पीकर गए ना तो सोनी आपके लिए क्या नहीं बनाएगी? परांठे नहीं बनाएगी। आप घर पे जलेबी लेकर गए ना तो सोनी आपके लिए मशरूम की क्या बनाएगी? सब्जी भी साथ में बनाएगी। ठीक है, शराबी को कौन पूछता है? ठीक है, एक बार है ना, एक जैसे मतलब एक कुत्ता था, ठीक है, वो परमात्मा के पास चला गया। ठीक है, बड़ा दुखी था, बोला अगले जन्म में मेरे को ना आप कुत्ता मत बनाना। ठीक है, बोला क्या हो गया? बोला मैं जहां भी पेशाब करता हूं ना लोग मेरे को क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। तो कोई ऐसी जगह बताओ परमात्मा कि जहां पर मैं पेशाब करूं और मेरे को शाबाशी दे। ठीक है, तो बोला आप शराबी के मुंह पर क्या कर देना? पेशाब कर देना। तो शराबी जो ये पड़े रहते हैं ना, कुत्ते पेशाब करते हैं ना, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम किया इसने। ठीक है, ये इसी के लायक है। तो बेटा आप जब इस साइड से आओगे ना, आप यहाँ ठेका देखोगे, यहाँ पर 2-3 है ना, यहीं पर पड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आज का ना आप ये चीज देखो, इनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ये मत सीखना चाहिए कि हमें भी ये करना है। ठीक है, ये सीखना चाहिए कि इनकी जिंदगी क्या है। इनकी जिंदगी है ना बहुत नरक से भी बेहतर इनकी जिंदगी है। ठीक है, क्या हो गया? कोई ठेके वाले की आवाज आई थी क्या? बोला सर इसके बारे में मत बोलिए, ये हमारा शराब है ना, उस पर लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, पर हरियाणा वाले डेयर डेविल है। ठीक है, बोला जो चीज हानिकारक है उसे तो पक्का करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते बेटा। जिस चीज में इंस्टेंट रिजल्ट मिले ना हम उसको छोड़ देंगे। इधर से आपने शराब पी ना, इधर से आपका एक गाल बार निकल कर पड़ जाए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा हाँ ये हानिकारक है। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे यहाँ टाइम लगता है, इसीलिए ना हम इसको ना अपनाते जाते हैं। बोला मेरे साथ नहीं हुआ, एग्जाम्पल देंगे, फला बचपन से शराब पी रहा है, उसका तो आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, बिगड़ा उसके घर के हाल जाकर देख तू, उसके घर के हाल क्या है, उसकी समाज में एक इज्जत देख, इज्जत कितनी है। ठीक है, सब कुछ खत्म होता है बेटा, किसी की भी पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं अक्सर क्लास में जब वो गुड़िया आई थी तब भी बोल रहा था ये आपकी पर्सनल लाइफ है नहीं है, इससे आपके मम्मी पापा की क्या जुड़ी हुई है? सांसें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि आज के टाइम में ना बेटा जो नारी है ना, उसकी नारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस चीज को आप मान कर चलो। ठीक है, पुरुष नारी को सपोर्ट कर सकता है लेकिन नारी कभी नारी को सपोर्ट नहीं कर सकती। कभी भी ना कोई महिला अगर बीमार होती है ना तो डॉक्टर कहेंगे कि महिला से इसको मिलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो बीमार है ना, वो जाते ही कहेगी बोला ये बीमारी मेरी मौसी जी को थी, 4 दिन बाद चल बसी। ठीक है, अब वो बेचारी वैसे ही तो बीमार है, वो सोचा तेरा काम भी नजदीक है। ठीक है, वो खुद रोएगी, उसको भी रुला देगी। ठीक है, उस टाइम है ना उसको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर पुरुष से मिलने को गए, बोला यार क्या है, ऐसी तो मेरे को हुई थी 4 दिन में, 2 दिन बाद ठीक हो गई। ठीक है, पुरुष हमेशा क्या रहता है, रखेगा, उसको पॉजिटिव रखेगा, और महिला जाते ही नेगेटिव करेगी। बोला एक दूर की चाची को हुई थी, चाची चल बसी। ठीक है, अब वो सोचेगी तेरा ही नंबर आ गया। ठीक है, तो डॉक्टर हमेशा है ना जब कोई महिला बीमार होती है ना तो कहेंगे इसको महिला से थोड़ा दूर रखो। ठीक है, ये सच्चाई होती है बेटा।
पॉजिटिव उसको कौन रखेगा? पुरुष पॉजिटिव। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ना एक हाथ भी कट जाए ना तो भी कोई घर जाके कहें क्या हो गया, कुछ नहीं, मेरे को तो दर्द ही नहीं है, मार हो रही है, बोला मेरे को तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अब एक मतलब स्वभाव में होता है। कोई भी महिला है ना किसी बात को कहते हैं, साइको कहती है बेटा 48 घंटे से ज्यादा वो अपने पास है नहीं रख सकती, ऑटोमेटिक तो फोन करेगी घर पे, सर आए नहीं, फोन कर देगी, बोला आज घर पे ये हो गया। ठीक है, अब पुरुष से कितनी बड़ी बात हो जाए वो कभी भी शेयर नहीं करता, इसीलिए पुरुष को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम है, क्योंकि ये बात अच्छी बात है, शेयर करनी चाहिए, और हम दबा कर रखते हैं इसीलिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब आगे ये टॉपिक होता है कंप्लीट, नया टॉपिक करते हैं हम शुरू। लिख लो, हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान। हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान। हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान या रिसर्च सेंटर। हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान या हरियाणा के प्रमुख रिसर्च सेंटर। हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान या हरियाणा के क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रमुख रिसर्च सेंटर पढ़ेंगे। लिख लो, केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल। लिख लो, केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर रहेगा? बता दो। केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में रहेगा। लिख लो, केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर है बेटा? करनाल में रहेगा। 1955 में बना था। इसकी स्थापना डेयरी शोध संस्थान की जो स्थापना थी ना बेटा, वो 1923 में बेंगलुरु में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। और 1955 में इसे कहां से ट्रांसफर किया गया था? करनाल में ट्रांसफर किया गया था। लिख लो, केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान कहां पर रहेगा? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान या सेंट्रल डेयरी शोध संस्थान कहां पर रहेगा आपका? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? करनाल में रहेगा। बना कब था ये? 1923 में। लेकिन ऑप्शन में 1923 नहीं, क्योंकि हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है तो 1955 आएगा। ठीक है, एक बार पूछा गया था बेटा, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी बताया था ना आपको। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र बताया था ना 1969। मिट्टी की जुताई करेंगे, 6 का 9, 9 का 6। लिख लो, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। लिख लो, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? करनाल में हो जाएगा। ठीक है, ये कब बना था बेटा? 1969। हमने पढ़ा था ना, हरियाणा में पहली बार पशु गणना कब हुई थी? 1969 में हरियाणा में पहली बार क्या हुई थी? पशु गणना हुई थी। हरियाणा में पहली बार पशु गणना कब हुई थी? 1969 में हरियाणा में पहली बार क्या हुई थी? पशु गणना हुई थी। हरियाणा में पहली बार पशु गणना कब हुई थी? 1969 में हरियाणा में पहली बार क्या हुई थी? पशु गणना हुई थी। ठीक है, तो केंद्रीय कौन सा रहेगा बेटा? ये मिट्टी। एक गेहूं अनुसंधान निदेशालय। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में 1978 में बना था। गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। लिख लो, गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। लिख लो, गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। बेटा कब बना था ये? 1978 में बना था। 1978 में कौन सा बना था? गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा? करनाल में बने रहेगा। जिसे गेहूं बोला था 19
सॉरी मिट्टी वाला 6 9, 6 में 1 जोड़ दो 7, 9 में 1 घटा दो 8 है। ठीक है, एक बार आया था। ठीक है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 में बना था। ये भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान लिख लो। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कब बना था बेटा? 1984, 1984 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कब बना था? 1984 में रहेगा। कहां पर? करनाल। करनाल को अनुसंधान नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिसर्च सिटी। अनुसंधान नगरी किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। लिख लो, करनाल को हम अनुसंधान नगरी के नाम से जानते हैं। करनाल को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? रिसर्च सिटी या अनुसंधान नगरी के नाम से किसको जानते हैं? हमें करनाल को जानते हैं। अनुसंधान नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? करनाल को अनुसंधान नगरी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल। कब बना था? 1984 में। एक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, ये भी करनाल में है। ये 1985 में बना था। लिख लो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो। लिख लो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कहां पर रहेगा बेटा? करनाल में रहेगा। कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो कहां पर रहेगा? करनाल में। कब बना? 1985 में। एक बार पशु अनुवांशिकी संस्थान के पशु ना देकर ना राष्ट्रीय जंतु दे दिया था। ठीक है, तो ये भी पशु ना देकर राष्ट्रीय जंतु आए, राष्ट्रीय तंतु आए, एक ही बात है बेटा। ये पशु की जगह ये पूछा गया था राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर है, तो ये भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। इसको साथ में ये ओब्लिक डालकर लिख लेना, क्योंकि कई बार राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान भी आ सकता है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांश संस्थान आए तो 84 में बना था बेटा, और ब्यूरो आए तो कब बना था? 1985 में। भैंस अनुसंधान लिख लो, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में। 1985 में बना था। लिख लो, भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। लिख लो, भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहां पर रहेगा? भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहां पर रहेगा? इंसार में। कब बना था? 1985 में बना था। ठीक है, सेंट्रल केंद्रीय है ये। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? इंसार में रहेगा। कब बना था ये? 1985 में बना था। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार को एशिया का क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा पशु फार्म बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार को एशिया का सबसे बड़ा क्या बोला जाता है? पशु फार्म बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार रहेगा। ठीक है, एक लिख लो, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पर है? इंसार में। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? कब बना? वेरी गुड, 7 जनवरी 1986। ये 7 जनवरी प्रॉपर याद, प्रॉपर डेट आई थी बेटा, 7 जनवरी 1986। लिख लो, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार। प्रॉपर डेट आई थी ये 7 जनवरी, डबल अंडरलाइन करके लिखना, 7 जनवरी 1986। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। राष्ट्रीय असव
अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कब बना था बेटा? 7 जनवरी 1986 को बना था। कब बना था राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र? 7 जनवरी 1986 को क्या बना था? राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब बना था? 7 जनवरी 1986 को बना था। ये कहां पर रहेगा? असव वाला हिसार में रहेगा। असव वाला कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। एक है बेटा पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान निदेशालय, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान निदेशालय, ये फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? फरीदाबाद। कब बना? 1988। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान निदेशालय लिख लो। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान निदेशालय कहां पर रहेगा? इस फरीदाबाद में रहेगा। कब बना था? 1988 में बना था। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है। सबसे पहले डेयरी वाला कहां पर था? करनाल। 1923 में बना। 1955 में करनाल लाया गया। मिट्टी वाला कहां पर था? करनाल। कब बना? 1969 में। और जो गेहूं वाला कहां पर है? करनाल। कब बना? 1978 में। वो आप पशु अनुवांशिकी संस्थान या जंतु अनुवांशिकी संस्थान करनाल। कब बना? 1984। ब्यूरो पूछे तो 85 है। कहां पर? दोनों करनाल में रहेगा। और जैसे पशु वाला ये आपका भैंस वाला पूछे तो हिसार। कब बना? 1985। असव वाला हिसार 7 जनवरी 1986। पेस्ट मैनेजमेंट वाला फरीदाबाद। कब बना? 1988। एक आता है बेटा SCERT। SCERT। ठीक है। ये है कहां पर है आपका? गुरुग्राम में। और कब बना ये? 1979 में। कब बना था? 1979 में बना था। लिख लो कब बना था? 1979 में बना था। ठीक है। तो लिख लो SCERT। ठीक है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। ये कब बना था बेटा? 1979 1979 में बना था। कब बना था ये? 1979 में बना था। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च। ठीक है। एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कब बना था बेटा? ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखो। ये आ चुका है। ये कब बना था? 1979 में बना था। ये कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। एक बार पूछा गया था जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC। ठीक है। ये कहां पर रहेगा बेटा? भिवानी। ये बना था 1979 में। ये कहां पर बना था? चंडीगढ़ में। और इसे भिवानी कब ट्रांसफर किया गया? 1981 में इसे कहां ट्रांसफर किया गया था? भिवानी ट्रांसफर किया गया था। लिख लो हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ HBSC। हाँ, HBSC हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां पर रहेगा? वर्तमान में भिवानी में रहेगा। लिख लो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। और इसको अगर पूछे चंडीगढ़ से ना
कहां ट्रांसफर कर दिया गया, भिवानी। अब बेटा 1970 के बाद का ना जितना भी रिकॉर्ड है ना, ठीक है, ये मतलब बना कब था, नहीं 69 में, ये 69 में बना था बेटा। और इसको भिवानी ट्रांसफर कब किया गया, 1981 में। लिख लिया, बना कब था, 1969। बना कब था ये, 1969। और इसे मतलब चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भिवानी कब ट्रांसफर किया गया, 1981। अब 1970 से ना इसका जितना भी डेटा है ना वो क्या कर दिया गया बेटा, ऑनलाइन कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, किस बोर्ड ने अपना सारा डेटा क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। कब के बाद का, 1970 के बाद का। 1969 में बना था ये चंडीगढ़ में, 1970 के बाद का इसने सारा का सारा है ना डेटा क्या कर दिया है बेटा, ऑनलाइन कर दिया है। लिख लो, सारा का सारा डेटा इसने ऑनलाइन कर दिया गया है। कब के बाद का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है, 1970 के बाद का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है। 1985-86 में ना इसमें ना भिवानी बोर्ड में 10+2+3, ठीक है, 10+2 10+3 यानी +2 के बाद 3 साल बाद ग्रेजुएशन। ये इसमें भी ये कब किया गया, ये रूल कब आया था, 1985-86 में ये रूल आया था, ठीक है। 10+2+3 ये रूल कब आया था बेटा, 1985-86 में। अब 10th के बाद 2 साल बाद क्या होगी, +2, और +2 के 2-3 साल बाद क्या होगी, ग्रेजुएशन होगी। ये रूल कब आया था, 1985-86। एक ओपन बोर्ड लिख लो, ओपन बोर्ड लिख लो, ओपन बोर्ड 1994 में भिवानी बोर्ड में आया था। ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड कब आया था, 1994 में। कौन सा बोर्ड आया था, भिवानी बोर्ड में ओपन बोर्ड आया था। कौन सा बोर्ड आया था, ओपन बोर्ड आया था। हम बचपन में ना जब बच्चा फेल हो जाता था ना बेटा, उसको कब से करवाया जाता था, ओपन से मतलब पास करवाया जाता था। आपने देखा होगा, ओपन बोर्ड में पेपर देता था और वो फिर क्या होता था, पास होता था, ठीक है। तो ओपन बोर्ड वाला नियम भिवानी बोर्ड ने कब शुरू किया, 1994। और सेमेस्टर सिस्टम लिख लो, सेमेस्टर सिस्टम कब आया था, 2006 और 7 में। सेमेस्टर सिस्टम कब आया था। अब सेमेस्टर सिस्टम में साल में कितनी बार एग्जाम होते हैं बेटा, 2 बार एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में साल में कितनी बार एग्जाम होते हैं, 2 बार एग्जाम होते हैं। और इसमें ना मतलब क्या होता है, मार्क्स बनने के ज्यादा क्या रहते हैं, चांस है रहते हैं इसमें, क्योंकि है ना जो असेसमेंट होती है वो क्या दी जाती है, ज्यादा दी जाती है। दोबारा बताता हूं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई थी चंडीगढ़ में, और जनवरी 1981 में इसे लाया गया भिवानी, और 1985 में इसे में मतलब क्या शुरू कर दिया गया बेटा, 85-86 में 10+2+3। ओपन बोर्ड कब शुरू किया गया, 1994 में शुरू कर दिया गया। और ओपन बोर्ड के बाद हम पढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या आया था, सेमेस्टर सिस्टम। वो कब शुरू हुआ था, 2006-7 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2006-7 में किया गया था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आज वाला समझ आ गया क्या, चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।